हेलो फ्रेंड्स, ईएलएफ की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम तहसीलदार की जो जॉब्स आई हुई हैं उसके पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर 2 के बारे में हमने पहले वीडियो बना दी है, उसकी डिटेल हमने बना दी है कि वो कहाँ कहाँ से पेपर सेट हो सकता है, कौन कौन सा एरिया फोकस करेगा। पेपर सेटर या जो एग्जामिनर होगा आपका, उन एरियाज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जो कि एक जीके का था और दूसरा आईटी का था, उसको आईटी और जीके को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है किन किन एरियाज में ज़्यादा जा सकता है एग्जामिनर, या किन किन एरियाज से एग्जामिनर पेपर ज़्यादा उठाएगा। दोस्तों, आज का जो पेपर है यह है तहसीलदार पेपर 1, जो कि है इंग्लिश बेस पेपर। टोटली का टोटली 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें टोटली जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे और 100 ही उसके नंबर होंगे। दोस्तों, पेपर 1 को एग्जामिनर ने जो आउटलाइन, एक ओवरव्यू आउटलाइन का दिया है, वो ये था कि कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन वगैरह आएगी और सिंपल इंग्लिश होगी। मीन क्या है, 3 पार्ट्स जो है उसने हल्का फुल्का बताया है कि इनमें से पेपर आ सकता है, लेकिन इन टॉपिक्स में से कितनी डेप्थ में इन टॉपिक्स को करना है और कितना कितना किस किस टॉपिक से पेपर आएगा, उस सारी चीज़ के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा टॉपिक वो कितना कवर करेगा और कितना पेपर कौन से टॉपिक से आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 टॉपिक हैं, सिंपल इंग्लिश है, कंपोजिशन है और कंप्रीहेंशन है। दोस्तों, सबसे पहले है सिंपल इंग्लिश। हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल इंग्लिश में क्या कुछ आ सकता है। दोस्तों, सिंपल इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स वो पूछ सकता है, 3 4 5 तक वो सिनोनिम्स पूछ सकता है अपने पेपर में। सिनोनिम दोस्तों वो चीज़ होती है जिसका मतलब एक चीज़ के नाम का या उसका दूसरा मीनिंग लिखना, मतलब क्या है, रिलेटेड मीनिंग लिखना, वो होता है सिनोनिम। और दूसरा जो है अंटोनिम्स, वो दोस्तों वो चीज़ें होती हैं जिसमें इसका मुतरादफ लिखा जाता है। मेल लिखा हुआ है तो इसका फीमेल जो है ऑप्शन दुरुस्त होगा कि उसका अपोजिट कोई लिखना, ये होता है अंटोनिम्स। तीसरा है दोस्तों टेंसेस। 12 टेंसेस हैं, 12 में से जो उनका चौथे चौथे वाला तीनों में से है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन जो पहले वाले 2 है ना, सिंपल और ये दूसरा जो कंटिन्यूअस है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आता है लेकिन कम आता है। जो एंड वाले 2 होते हैं, तीनों में से परफेक्ट कंटिन्यूअस और जो चौथे वाला होता है, ये वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टेंसेज को आपने लाजमी करना है। और एंड वाला जो है आपने छोड़ना ही नहीं, जिसमें हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ होते हैं, उनको आपने लाजमी करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंसेज होते हैं, इनमें से अक्सर पेपर जो है सेट होता है। और फर्स्ट वाले आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, उनको भी करना है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, जो तीसरा टॉपिक एग्जामिनर ने इसमें बताया है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंटरेक्ट, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये भी दोनों आएंगे। मुझे जो ज़्यादा लग रहा है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में से ज़्यादा पेपर सेट करेगा और डायरेक्ट इंटरेक्ट में से कम ही होगा। अगर 2 डायरेक्ट इंटरेक्ट आ जाते हैं, फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 3 आने के चांसेस हैं। इस तरह करके इनका कुछ रेशो होगा, तो आप लोगों ने इनको भी दोनों को ध्यान से कर लेना है। दोस्तों, अब सेकंड जो पार्ट है पेपर का वो है कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन में वो जो एरियाज कवर करेगा वो है ये 4 एरियाज। दोस्तों, सबसे पहले है करेक्शन। सेंटेंसेस की या टेंसेस की या इस किस्म की वो करेक्शन आपसे करवा सकता है। कोई टेंस लिखा होगा, कोई सेंटेंस लिखा होगा, उसकी वो करेक्शन करवाने के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आपने ये करेक्शन की जो प्रैक्टिस है ये भी करनी है। दूसरा है पंक्चुएशंस। दोस्तों, पंक्चुएशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे कोमा नहीं कोमा लगाओ, जहाँ पे वो फुल स्टॉप नहीं फुल स्टॉप लगाओ, जहाँ पे वो ऊपर वाला वो जो होता है, जिस तरह अलास के आगे होता है वो एक साइन सा लगा हुआ, वन जैसा, वो वाला लगाओ। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो पूछ सकता है पंक्चुएशन में। तो इसलिए इन चीज़ों की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप लोगों ने इंग्लिश की तैयारी करनी है या इंग्लिश को पढ़ना है, तो इन चीज़ों को देखते जाना है, ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ किस किस तरह लगती है। तीसरा है दोस्तों प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होते हैं फ्रॉम, ऑन, इन, इस किस्म की, अबाइड फ्रॉम, इस किस्म के जो लफ्ज़ होते हैं, एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ मिल के एक पूरा मतलब बनाता है, वो होता है प्रपोजिशन। इनकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और 9th 10th की बुक या एफएससी की भी
जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो ग्रामर है ना, अगर वो भी आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका 70% 80% पेपर जो है कवर हो जाता है। अगर आप बीए की ना भी करें, क्योंकि बीए की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है तो वो लोग उससे बचते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एफएससी की जो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की ग्रामर आप अगर कर लें तो आपका ये वाला पेपर 80 से 82-85 नंबर तक का हो जाएगा कवर। 10-15 नंबर का पेपर आएगा बीए वाली इंग्लिश में से। तो अगर आप वो ना भी करें तो आपका काम चल सकता है। इतने नंबर जिसके 85 नंबर आ जाएं तो वो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ज़रूर इंटरव्यू के लिए कॉल होगी उसे। दोस्तों तीसरे वाला है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। दोस्तों इडियम्स या प्रोवर्ब्स ये जो मुहावरे होते हैं इन्हें कहते हैं, और ये भी आप लोगों ने कुछ तैयार कर लेना है कि इनका जोड़ तोड़ करके इनको वो दे सकता है, या फिर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है जोड़ तोड़ करके इनकी, या इनका मीनिंग चेंज करके इनको देखना है। मतलब क्या कि उसने सिंपल इंग्लिश में लिखा हो तो वो कहता है आप इसका एग्जैक्ट जो वर्ड बनता है, जो मुहावरा बनता है वो लिखो। वो वाली चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप लोगों को उस दिन आती हों और आप इजीली उस पर टिक कर दें। और ये भी हो सकता है कि वो मीनिंग जो है ना मुहावरा एग्जैक्ट लिख दे, उसके बाद वो पूछे कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, वो 4 ऑप्शन दे दें, एक गलत हो, एक ठीक होगा, 3 गलत होंगे, तो वो सिलेक्ट करने के लिए वो क्या सकता है। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं इडियम्स प्रोवर्ब्स में वो आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ याद नहीं करने, इनके मीनिंग की डेप्थ में भी जाना है आप लोगों ने। इसी तरह जो करेक्शन है इन चीज़ों की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों जो लास्ट वन पार्ट होगा पेपर में वो होगा कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन में दोस्तों होता है एक पैसेज दिया हुआ, जैसा कि आपने मैट्रिक में, इंटर में, मुख्तलिफ क्लासेस में, बीए में भी आपने मुख्तलिफ क्लासेस में एक देखा होगा क्वेश्चन आया हुआ होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और क्वेश्चंस का कहा होता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर करें ऊपर वाले पैराग्राफ में से देख के। मतलब क्या, पहले एक पैराग्राफ को पढ़ें, कंप्रीहेंस करें। कंप्रीहेंस मतलब उस पैराग्राफ को समझें, उसका असल थीम क्या, उसका क्या मतलब है, उसमें क्या चीज़ किस तरह लिखी हुई है। उसके बाद वो जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनके आंसर्स उस पैराग्राफ की तरफ से करके करने हैं आपने। ये नहीं कि अपना आइडिया उन क्वेश्चंस में डाल दें, अपना कुछ भी नहीं ख्याल या आइडिया डालना, ना बुक का डालना, सिर्फ उस पैराग्राफ से डालना है। तो आप लोगों ने उस पैराग्राफ को देखते हुए वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये वाला सवाल भी आ सकता है कि वो एक पैराग्राफ दे देगा, उसके नीचे 5, 6 या 10 MCQs होंगे, तो एक क्वेश्चन लिखा होगा तो उसके नीचे जो है ना 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस उसी पैराग्राफ से उठाए होंगे, और एक जो है बिल्कुल पैराग्राफ के साथ मैच करेगा, 3 जो हैं उसके अपोजिट बात कर रहे होंगे। आपने जो राइट होगा उसे चूज़ करना है। और इसमें एक बहुत ही जो डिफ़िकल्ट चीज़ आती है, बच्चों को जो समझने में मुश्किल पेश आती है, वो ये होता है कि इसका थीम क्या है, पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसको मतलब मरकज़ी ख्याल देना या उसको नाम देना पैराग्राफ को। इस किस्म का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के लिए समझना और उसको पॉइंट आउट करना, उसके लिए राइट ऑप्शन चूज़ करना। तो इस चीज़ की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वो वाला एक MCQ जो है वो बहुत कम बच्चों का ठीक होता है, अक्सर बात वो बच्चों का गलत ही हो जाता है, क्योंकि वो जो पैराग्राफ का थीम है ना या पैराग्राफ का जो मरकज़ी ख्याल वो देख ही नहीं पाते, बात किसी और साइड पे जा रही होती है लेकिन उसका असल में थीम कुछ और बन रहा होता है पैराग्राफ का। तो इसलिए आपने इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।